सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इसमें 2023 का जो राजन सीरीज है, जो नई राजन सीरीज है आपकी, उसके प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पे हल करा रहा हूँ। पूरा सटीक और सही सोल्यूशन आसान भाषा में आपको मिल रहा है और जितने भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी तैयारी आपके द्वारा यहाँ पे की जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस कराते भी चल रहा हूँ। मैंने आपको बता रखा है पहले आपको खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को आप लाइटली मत लीजिएगा और प्रैक्टिस करते हुए ही चलिएगा। हाथ में कॉपी पेन रखिएगा और हर क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अभी तक देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं करा चुका हूँ और अतिलघुत्तरी में 2 पार्ट करा चुका हूँ और ये अतिलघुत्तरी का लास्ट पार्ट है आपका। 2 पार्ट इससे पहले मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 तक मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे तो सारे लिंक खुल के आ जाएंगे और मैथ के सामने का जो लिंक होगा उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। उस पर जाकर के यह मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक है। इस प्लेलिस्ट में आपको मैथ की जितनी भी वीडियोस हैं सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। सभी वीडियोस को देखिएगा, अपनी तैयारी बेहतर करिएगा। पवन सीरीज में पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी छूटा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ आपको पढ़ना होगा तो कमेंट करके बताइएगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। उस पर भी मैं आपके लिए क्लास लेकर के जरूर आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 72 है। दो संख्याओं का मासा 16 है, उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है दोनों संख्याओं के मासा गुणे लासा के, या बोल सकते हैं दो संख्याओं के मासा और लासा का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, मासा दिया गया है और गुणनफल दिया गया है तो मासा की जगह मासा रख दीजिए फार्मूले में। लासा नहीं पता है, लासा निकाल लेंगे। बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल पता है 6400। अब देखिए 16 यहाँ गुणे में है, बराबर को उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा और 16 से 64 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 2 शून्य बचा है। ये हो जाएगा लासा कितना 400, यानी कि लासा कितना आ जाएगा मान 400। तो ऐसे प्रश्न तो आप पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 73 है। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या कहलाएगी। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी और समापवर्त का मतलब आप लोग जानते हैं जो कॉमन मल्टीपल होते हैं, संख्याओं के कॉमन मल्टीपल होते हैं। जैसे 4 के गुणज हो जाते हैं 4, 8, 12, 16 और 8 का गुणज हो जाता है 8, 16। तो 16 क्या है? दोनों में है, 4 और 8 दोनों में है, तो यह क्या है? समापवर्त्य है और यह लघुत्तम समापवर्त्य भी कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 है। प्रतिशत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100, अर्थात प्रतिशत का अर्थ हो जाएगा 100। अर्थात प्रतिशत उन भिन्न के बराबर होता है जिसका हर 100 होता है और अंश प्रतिशत की संख्या है। जैसे 2% का मतलब होता है 2/100, यानी 100 में से 2, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है हर 100 में से कितना आपके पास है, यह दर्शाता है प्रतिशत। जैसे यहाँ पे 2% क्या दर्शा रहा है? हर 100 में से 2 पास में है, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहलाता है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग स्क्वायर कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है।
भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को विभिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। देखिए, किसी वस्तु को विभिन्न भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग के मान को कुल भाग से विभाजित करने पर प्राप्त राशि भिन्न कहलाती है। अब देखिए, भिन्न यहाँ बता रहा है, लेकिन भिन्न की एक परिभाषा और आप समझिए कि भिन्न एक ऐसी संख्या है, भिन्न भी एक संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। किसी एक संपूर्ण चीज का भाग निरूपित करती है। जैसे हम कहें कि एक सेब का 4 भाग किया गया, एक सेब है, उस सेब का 4 भाग किया गया है, और फिर अगर एक भाग की बात की जाए, ठीक है, जिसमें से उसके एक हिस्से को निकाल दिया जाए, ठीक है, 4 भाग कर दिया, एक हिस्से को निकाल दिया गया, तो उस हिस्से को हम लोग कहते हैं 1/4 हिस्सा, यानी कि 4 भाग में से एक हिस्सा। ठीक है, तो ये पूरा है, 4 जो है वह पूरा है, उसमें से एक हिस्सा। ठीक, और एक हिस्सा हमने निकाला और बचा कितना? बचा 3/4 हिस्सा। 3/4 हिस्सा जो शेष बच गया, 1/4 हिस्सा हमने निकाल लिया था, 4 में से एक निकाल लिया था, तो बचे कितने? 3 बचे, और उस 3 को कितना लिखेंगे? 3/4 दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेब को जब 4 भागों में काट करके फिर एक भाग अलग कर दिया और बाकी 3 भाग को एक साथ रखा, तो एक भाग वाले को कहेंगे 1/4, और जो 3 भाग बचे हैं उसको 3/4 से निरूपित करेंगे, इंगित करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि भिन्न क्या होता है। और आपको पता ही है, ऊपर वाले को अंश न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77, प्रतिशत किसे कहते हैं? तो 100 के आधार पर जो संख्या अर्जित होती है उसे प्रतिशत कहते हैं। 100 में से या प्रति 100 पर क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है? दशमलव भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है? तो किसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने हेतु उसे 100 से गुणा करके गुणनफल के साथ प्रतिशत चिन्ह लगाते हैं। जैसे यह क्या है? दशमलव है 3.5, तो 3.5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। 100 से देखिए गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 350, और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा 350%। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 79, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं होती हैं, परंतु जिसमें संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, अथवा वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q अभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। अथवा देखिए यहाँ पे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ नहीं छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ नहीं लिख लीजिएगा। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं, परंतु जिन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ p एंड q अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। और देखिए √2, √3, √5, √6 तथा पाई सभी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं वे हैं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब भिन्न रूप में नहीं लिखा जा सकता है। √2 को आप किसी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80 है, सम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सम प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम प्राकृत संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 का समूह निरूपित किया जाए तो उन्हें सम प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 81 है, विषम प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं पूर्णतया, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का समूह बनाया जाए तो उन्हें विषम प्राकृत संख्याएं कहेंगे, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82 है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके? तो सबसे पहले देखिए
कितने कप बिके हैं, बिके कपों की संख्या कितनी है 40। अब इसी 40 को प्रतिशत में बनाना है, प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो 40 कप बिके गए हैं और यह कितने कपों में से बिके हैं, 60 कपों में से। तो 40 से 60 का कितना प्रतिशत होगा, यह निकालने के लिए 60 से भाग दे देंगे 40 में और फिर इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 6 को काटिए तो ये 3 बार में कट जाएगा 2 से और ये 5। अब 40 का गुणा 5 में होगा तो हो जाएगा 200/3, यानी किसी को लिख सकते हैं 66.66%। यानी कितने प्रतिशत कप बिक गए, 66.66। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83। एक गांव में महिलाओं की संख्या इतनी है तथा पुरुषों की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है यह निकालना है। तो पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या अगर हम घटा दें तो हमें मिल जाएगा कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो पुरुषों की संख्या पहले लिख लीजिए। पुरुषों की संख्या है 5a + 2b² - 6c और फिर उसमें से घटाना है हमको महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या लिख लीजिए। महिलाओं की संख्या देखिए है उसी फॉर्म में लिख लीजिए जिस फॉर्म में जैसे 5ab दिया गया है तो यहाँ पे 3ab है, तो 3ab को पहले लिख लीजिए। फिर देखिए +b² प्लस यहाँ पे c दिया गया है, यहाँ के c में फॉर्म में है और यहाँ a के फॉर्म में है, तो इसको अलग अलग लिख लीजिएगा। अब देखिए घटाएंगे तो -3ab घटाएंगे तो जितने चिन्ह हैं सब परिवर्तित होंगे, तो सभी धन में है तो सभी ऋण में हो जाएंगे। देखिए 5ab में से 3ab घटेगा, 2ab बचेगा और 2b² में से 2b² घट जाएगा, 0 बचेगा। फिर -6c और -4a, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ab - 4a - 6c, यही जो आ जाएगा, यही मान आ जाएगा। जो संख्या अधिक है पुरुषों की महिलाओं से वह इतनी संख्या हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 84। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 3 बार 9 लिख लीजिए। उत्तरवर्ती इसकी संख्या ज्ञात करना है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 1000। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है। 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए 0.085 में 100 से गुणा करेंगे, 0.2 स्थान खिसकेगा, ये आ जाएगा 8.5%। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 86 है। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 × 5 लिख सकते हैं या 1 × 3 × 5 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 है। 350 का 10% कितना होगा। तो 350 का 10% यानी कि 350 का मतलब गुणा और 10 और प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, आ जाएगा कितना 35, यानी कि 350 का 10% कितना होगा 35 होगा। इसके बाद देखिए 88 है। आयत किसे कहते हैं बताइए। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं तथा जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है आयत कहलाता है। आयत किसे कहते हैं ये पूछ रहा था। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं और जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है आयत कहलाता है। समांतर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 89 है। समांतर चतुर्भुज की 3 विशेषताओं को बताइए। समांतर चतुर्भुज की 3 गुणों को लिखना है। तो सम्मुख जो रेखाएं होती हैं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और यदि किसी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर एवं परस्पर लंबवत हों तो वह वर्ग होता है। अब इससे अच्छा है कि आप ऐसे सीखो, फिगर बना के मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, इस तरीके से ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो AB भुजा है वह CD भुजा के बराबर और समांतर होगी और ये जो AD भुजा है यह BC भुजा के बराबर एवं समांतर होगी। ये पहला गुण आपने याद कर लिया। इसके बाद देखिए दूसरा
विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि BD को अगर हम लोग मिला दें, DB को और AC को, ठीक है, मिलाएं अगर, तो यह एक दूसरे को, विकर्ण जो है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो यह आप समझ गए, ये दोनों आपस में बराबर समद्विभाजित कर रहे हैं और आमने सामने के जो कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 90 है, विषम बाहु त्रिभुज क्या है? तो विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, अर्थात तीनों भुजाएं की लंबाई बराबर ना हो। इस प्रकार के त्रिभुज के तीनों कोण भी असमान होते हैं। तो इस तरीके से विषम बाहु त्रिभुज क्या हो गया कि तीनों भुजाएं जो हैं वह अलग अलग हों लंबाइयों में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 91 है, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। ठीक है, तो माना x माइनस वाई में m जोड़ रहे हैं तो 2x प्लस वाई हो जा रहा है, तो x माइनस वाई में m जोड़ा बराबर दिखा दिया 2x प्लस वाई के। अब m की वैल्यू निकालने के लिए बाकी पद एक तरफ भेज देंगे, तो 2x प्लस वाई और इधर से देखिए प्लस x जाएगा, उधर माइनस x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा। तो देखिए 2x माइनस x कितना हो जाएगा? x, और y प्लस y कितना हो जाएगा? 2y, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 2y, यानी कि x माइनस y में अगर x प्लस 2y जोड़ दिया जाए तो 2x प्लस y जो हो जाएगा वह वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92 है, वृत्त के 3 गुण बताइए। वृत्त के 3 गुण आपको बताना है। तो वृत्त में देखिए त्रिज्या की जो लंबाई होती है वह हमेशा समान होती है, यह आपने सबसे पहले पढ़ा। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यह आप बता सकते हैं। और सेम वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, यह आप बता सकते हैं। और जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है, यह आप बता सकते हैं। और जो वृत्त की जीवा होती है वह वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, यह लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपने देख लिया। फिर वृत्त के समस्त व्यास केंद्र को समद्विभाग करते हैं, यह आप लिख सकते हैं। और केंद्रीय वृत्त कभी आपस में काटते नहीं है, यानी कि अगर एक ही केंद्र से अलग अलग वृत्त बनाए जाए तो कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 93 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। अब एक वृत्त यहीं पे और हो और ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों को एक एक बिंदुओं पर टच करती हुई जाए, यह कैसी रेखा कहलाएगी? यह उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगी। इसके बाद देखिए संख्या 94 है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृत संख्याएं या धन पूर्णांक कहलाती हैं। इसको 1, 2, 3, 4 आदि से निरूपित किया जाता है। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह को n से निरूपित करते हैं, जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से दिखाते हैं प्राकृत संख्याओं को। तो गिनती की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, भाज्य, भाजक और भागफल को परिभाषित कीजिए। तो भाज्य क्या होता है? यह वह संख्या है जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है, भाज्य है। ठीक है, जैसे यहीं पे एग्जाम्पल ले ले हम लोग, 5 से भाग जा रहा है 17 में, तो 3 बार पूरा जाएगा 15 और बचेगा 2। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 5 जो हो जाएगा यह भाजक हो जाएगा, और 17 जो हो जाएगा वह भाज्य हो जाएगा, 3 जो हो जाएगा वह भागफल हो जाएगा, भागफल, और 2 जो हो जाएगा यह शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाजक कौन हो गया यहाँ पे? यह वह संख्या जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे 5 जो है यह यहाँ पे भाजक है और 17 जो है वह भाज्य है। ठीक है, अब सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। भागफल, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त होती है वह भागफल कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ ही पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए संख्या 96 है, भिन्न से क्या तात्पर्य है? तो यदि कोई संख्या m/n के रूप में हो तो उसे भिन्न कहा जाता है। m एवं n पूर्णांक संख्याएं हैं, n नॉट
इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, n जो है वह 0 के बराबर नहीं होता। ये नॉट इक्वल टू का चिन्ह बना लीजिएगा। भिन्न के ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97 है, संयुक्त भिन्न किसे कहा जाता है? तो यदि किसी भिन्न के साथ पूर्ण संख्या शून्य रहित भी हो तो उसे मिश्रित भिन्न अथवा संयुक्त भिन्न कहते हैं। अब देखिए सही में भिन्नों को लिख दिया जाता है जब अंश बड़े होते हैं, तो इस तरीके से सही में लिख दिया जाता है और भिन्न को एक किनारे लिख दिया जाता है। तो ये देखिए जो लिखा है इस वाले को देखिए 3 सही 1/5 जो लिखा है इसमें 3 पूरा पूरा है और 1/5 इसका और हिस्सा है, यानी कि यह क्या है, यह एक पूर्ण संख्या इसके साथ लिखी हुई है और फिर भिन्न लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98, भागफल किसे कहते हैं? तो भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे भागफल कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 99 है, संख्या 16292 में 6 का स्थानीय मान एवं जातीय मान ज्ञात कीजिए। 6 का स्थानीय मान और जातीय मान निकालना है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए संख्या है 16292। अब देखिए इसमें 6 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछ रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6 जो है वह हजार के स्थान पे है, यानी कि 6 में हजार का अगर हम लोग गुणा कर दें तो हमको 6 का स्थानीय मान मिल जाएगा। तो 6000 जो हो जाएगा वह इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और जातीय मान संख्या का खुद का मान होता है, वह कहीं भी रहे, किसी भी स्थान पे रहे तो उससे मतलब नहीं पड़ता। 6 का जातीय मान हमेशा 6 ही होगा, वह कहीं पे भी रहे। ठीक है, तो स्थानीय मान 6000 हो जाएगा और जातीय मान 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 100 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 अंकों की सर्वाधिक बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 हो जाएगा। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, देखिए 1 के आगे 4 शून्य यानी कि 10,000। अब अंतर लेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, घटा दीजिए, 9 9 9 9 और 8 यानी कि 89,999 ये आ जाएगा वैल्यू। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 101 है, 1 से लेकर 100 तक की सभी समस्त प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 100, हमको शुरू की 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो n की वैल्यू 100 रख दीजिए। इस फॉर्मूले में 100 × 100⁻1/2 हो जाएगा। 2 से 100 को काटेंगे 50 हो जाएगा। अब 50 का गुणा होगा 101 में, तो ये कितना हो जाएगा 5050, यानी कि वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक अगर जोड़ते हैं तो 5050 मान आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 102, परिधि को परिभाषित कीजिए। परिधि क्या होता है, तो वृत्ताकार घेरे की परिमाप को वृत्त की परिधि कहा जाता है। जो वृत्त की ये जो दूरी होती, किसी एक बिंदु से चलना शुरू करें वृत्त पे और उसी बिंदु पे फिर पहुंचने में जो दूरी तय करनी पड़ेगी उसे क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। तो वृत्त के घेरे के परिमाप को वृत्त की परिधि कहा जाता है और इसका मान होता है 2πr। ठीक है, r जहां त्रिज्या है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 105, कोण को परिभाषित कीजिए। तो दो रेखाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। ए को हम कोण का शीर्ष तथा AB व AC को कोण की भुजा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है दो रेखाएं इस तरीके से या दो किरणें हैं AC और AB या भुजाएं कह लें, और इनके बीच जो झुकाव है, ठीक है, वह इस तरीके से भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है इस झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 104 है, त्रिभुज किसे कहते हैं बताइए। तो 3 अंश रेख बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाने पर जो आकृति निर्मित होती है उसे त्रिभुज कहते हैं, या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105, वर्ग से क्या आशय है। तो 4 समान भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक कोण
90 अंश का हो वर्ग कहलाता है। तो 4 समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वर्ग कहलाता है। चित्रानुसार वर्ग एबीसीडी में सभी जो भुजाएं हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना है 90 अंश है। यह भी लिख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 106 है, व्यास किसे कहते हैं। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। ओ ए को आप देखेंगे तो ये भी आर होगा और ओबी को देखेंगे तो ये भी आर होगा, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू होगी आर धन आर यानी कि 2r। इसीलिए व्यास को लिखा जाता है 2 गुना ऑफ त्रिज्या का 2 गुना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो है वह समझ में आए होंगे और इसी तरीके से निरंतर आप अपनी तैयारी करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और सभी प्रश्नों को ऐसे ही आसानी से समझते रहेंगे। अब देखिए यह क्लास आपको पसंद आई तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करना है आपको इस वीडियो को, ताकि सभी लोग, सभी जो आपके दोस्त हैं, सभी लोग आसानी से तैयारी कर पाएं और उनका एग्जाम बेहतर जाए। आपको पता है कि एक बार बैक लगने के बाद क्या स्थिति होती है डीएलएड में, और सबसे ज्यादा बैक मैथ में ही लगती है। इसीलिए मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूं कि मैथ में तो बैक किसी की ना लगे, बाकी सब्जेक्ट तो आप लोग पढ़ भी लेते हो और कंप्यूटर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कंप्यूटर में भी बैक आती है। तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िएगा, सभी विषयों के को बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया है और लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मैथ, कंप्यूटर और सभी विषयों का। इस तरीके से आप पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और इसी तरीके से बेहतरीन तैयारी कम समय में अगर आप करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए आप हमारे ऐप को। ऐप पे आपको सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आपको मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स में, और पीडीएफ मिलेगा राजन, पवन और हैंड रिटन नोट्स के। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही प्ले स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हैं, चैनल के ही नाम से है ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट। उसको डाउनलोड करिए और फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करिए। अब कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी और आपको बताना है कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना है या नहीं मेरे द्वारा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।